व्याकरण में क्रिया का किया जाना या होना अनिवार्य रूप से माना जाता है। वाक्य में क्रिया का एक विशेष स्थान है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। अगर वाक्य में मूल क्रिया नहीं है तो सहायक क्रिया भी लगाई जाती है, हूँ, हो आदि सहायक क्रियाएं हैं जो क्रिया के ना होने पर सहायक क्रिया का प्रयोग हम लोग वाक्य में करते हैं। तो क्रिया के बिना वाक्य अधूरा माना जाता है, इसलिए क्रिया का व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी काम के किए जाने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। वाक्य में जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने या होने की सूचना मिलती है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया शब्द प्रक्रिया और अस्तित्व का बोध कराते हैं, यानी कि जिस प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है या उसका क्या महत्व है, वह काम का अस्तित्व क्या है, मतलब उसकी क्या स्थिति है, इसका बोध कराते हैं। किस स्थिति में है। क्रियासूचक तत्व धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु यह संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में धातु कहा जाता है और उसे हिंदी में भी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना क्रिया है, पढ़ उसका धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगाने के बाद में वह शब्द पढ़ना बनता है, जिसका अन्य रूप वह सुविधा के अनुसार से हम लोग वचन के अनुसार से, लिंग के अनुसार से और इसे अलग अलग रूप लगाते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है आदि हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। तो क्रिया के अनेक रूप होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं। इसका मुख्य जो अंश होता है वह सब में समान होता है। पढ़, लिख, खेल, दौड़, घूम, यह सब क्रिया के धातु कहे जाते हैं। जैसे कार, पंखा, चाकू आदि के मूल में लोहा होता है जो अनेक रूपों में बदल गया है, यही धातु कहा जाता है। जैसे पढ़ अगर धातु है तो उसका अलग अलग रूप बनता है, पढ़ो, पढ़ना, पढ़ेगा, अनपढ़, पढ़ाकू आदि यह क्रिया के मूल धातु से बने हुए अन्य शब्द हैं। इन सभी शब्दों का मूल शब्द वह मूल धातु जो है वह पढ़ है। तो क्रिया शब्दों के मूल या आधार को हम लोग धातु कहते हैं। क्रिया के धातु की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है कि क्रिया धातु के मूल या आधार को धातु कहा जाता है। काल, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय की सूचना मिले उसे काल कहते हैं। जैसे अंजलि भोजन कर रही है, इसमें कार्य अभी किया जा रहा है, अतः यह वर्तमान काल है। यदि इसके स्थान पर भोजन कर रही थी या होगी होता तो समय बदल जाने के कारण भूतकाल और भविष्यत काल कहा जाता। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पर बतलाए गए हैं। पहला कर्म की दृष्टि से, दूसरा संरचना की दृष्टि से। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाक्य में आई जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वाक्य में अगर कर्म ना हो और बिना कर्म के वह क्रिया को लगाया गया हो तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती अर्थात क्रिया कर्ता पर ही आश्रित होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कल अकरम दौड़ेगा, यहाँ क्या दौड़ेगा यह नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। दो दोस्त हंस रहे थे, यहाँ पर कर्ता से जुड़ा हुआ है क्रिया, बीच में क्या का जवाब इसमें नहीं मिल रहा है। सीधी बात है, क्या का जवाब जिससे ना मिले वह अकर्मक, क्या का जवाब जिससे मिले वह सकर्मक होता है। तो चिड़ियाँ उड़ती हैं, यह भी अकर्मक क्रिया है।
इन तीनों वाक्यों में अकरम दो दोस्त चिड़िया करता है और क्रियाएं हैं दौड़ेगा, हंस रहे थे, उड़ती हैं। इन क्रियाओं का आधार तीनों करता है, अतः कर्म ना होने के कारण क्रियाएं अकर्मक होंगी। अकर्मक क्रिया की पहचान का सरल तरीका यह है कि किसे और किसको लगा के अगर प्रश्न करते हैं, इसका उत्तर अगर ना मिले तो वह अकर्मक है। क्या लगाकर भी उत्तर अगर ना मिलता है तो वह अकर्मक ही होता है। इसलिए तो किसे, किसको या क्या लगा करके अगर हम प्रश्न करते हैं क्रिया के साथ में, अगर जवाब नहीं मिलता है तो वह अकर्मक कहलाता है। मुख्य अकर्मक क्रियाएं हैं उठना, बैठना, डूबना, डरना, जागना, दौड़ना, रोना, तैरना, नहाना, चुकना, सोना, जाना, हंसना, भागना, आना, चलना, फिरना, दौड़ना। ये सारी क्रियाएं जब कर्ता के साथ में लगाई जाती हैं तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया शब्द को कर्म की अपेक्षा अर्थात आवश्यकता पड़ती है, जिस क्रिया शब्द को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जो कर्म के साथ में लगाया जाता है, जो क्रिया के और कर्ता के मध्य में कर्म का शब्द होता है, तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना, गाना, इन सभी क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे पढ़ना, क्या पढ़ता है, क्या लिखता है, तो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या लिया, क्या दिया, तो क्या बताया, क्या खरीदा, क्या बेचा और क्या गाया, तो ये सारी चीज़ों में कर्म की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे माली पौधे लगा रहा था, तो क्या लगा रहा था, पौधे लगा रहा था, सकर्मक क्रिया है। वैभव कपड़े धो रहा है, तो वैभव क्या धो रहा है, कपड़े धो रहा है। शीना नल बंद करती है, क्या बंद करती है, तो नल बंद करती है। क्या का जवाब यहाँ मिल रहा है, क्या किसे किसको का जवाब मिलता है, वह सकर्मक है। तीनों में पौधे, कपड़े और नल कर्म है और इसे करने वाले माली, वैभव और शीना है। जो क्रियाएं दे रहा था, धो रहा है, बंद करती है आदि क्रियाओं का फल कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए क्रियाएं कर्म अपेक्षित होने के कारण सकर्मक कही जाएंगी। सकर्मक क्रियाओं की पहचान, इसमें क्या किसको किसे लगाकर अगर प्रश्न करते हैं तो इसका उत्तर प्राप्त होता है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं कही जाएंगी। जैसा माली क्या लगा रहा था, पौधे, शीना क्या बंद करती है, तो नल, वैभव क्या धो रहा है, तो कपड़े, अतः ये सभी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कही जाएंगी। वाक्य में कर्म नजर आना जरूरी नहीं है। जैसे सुहासिनी पढ़ती है, सुहासिनी पुस्तक पढ़ती है, सुहासिनी पढ़ती है अकर्मक और सुहासिनी पुस्तक पढ़ती है सकर्मक। कर्म का होना जरूरी नहीं है, अगर नहीं है तो वह अकर्मक है। प्रथम वाक्य में कर्म मौजूद नहीं है, परंतु पढ़ना क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है। हाँ, तो उसमें कर्म होना चाहिए। तो वैसे क्या पढ़ती है, तो कुछ ना कुछ पढ़ती है, तो सुहासिनी क्या पढ़ती है, तो पुस्तक पढ़ती है। इसलिए प्रथम वाक्य में कर्म न नजर आने के बावजूद पढ़ता क्रिया सकर्मक होगी, क्योंकि पढ़ना वह किसी न किसी कर्म को बतलाता है। इसलिए यह जो है इसमें कहेंगे कि ये पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, यह जो है किसी न किसी कार्य के साथ, कर्म के साथ में आता है, और इसमें अगर नहीं भी लगा है तो भी इसे जो है अकर्मक नहीं कर सकते। जैसे सौरिक गाता है, क्या गाता है, तो सौरिक गीत गाता है, तो गीत कर्म है, इस अनुसार से सौरिक गीत गाता है सकर्मक है, सौरिक गाता है यह भी सकर्मक है। बच्चे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो पत्र लिखते हैं, तो बच्चे पत्र लिखते हैं सकर्मक है, बच्चे लिखते हैं भी सकर्मक है। इसे गोपन कर्म या अदृश्य कर्म भी कहते हैं, जिसमें कि वह अगर कर्म नहीं लगा है तो उसे सकर्मक इस आधार पर माना जाता है कि उसका कर्म अदृश्य है या गुप्त है।
सकर्मक क्रिया के भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक, या दो भेद हैं सकर्मक क्रिया के। जिन क्रियाओं का एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक कहते हैं। जैसे मित्र बातचीत कर रहे हैं, बिल्ली चिड़ियों पर झपटती है, गायिका भजन गाती है। इन तीनों वाक्यों में बातचीत, चिड़ियों, भोजन एक ही कर्म होने के कारण कर रहे हैं, झपटती है और गाती है क्रियाएं एक कर्मक कही जाएंगी जिसमें एक कर्म हो। द्विकर्मक, जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। एक कर्म तो कर्म के रूप में होता है, दूसरा कर्म जो होता है उसमें अलग अलग कारक विभक्तियां लगी होती हैं, क्योंकि वह कर्म कारक का ना भी हो फिर भी अगर वह अलग अलग कारक का है तो जैसे कि करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या संबंध कारक या अधिकरण कारक का कोई भी कारक का अगर वह शब्द हो तो और उसके साथ में कर्म का शब्द लगा हुआ है तो वह द्विकर्मक क्रिया के रूप में आता है। जैसे कि उदाहरण में लें तो अजय पिताजी को भोजन खिलाता है, तो पिताजी को भोजन खिलाता है तो यहाँ पर खिलाना, यहाँ पर दो कर्म है, एक पिताजी को, दूसरा भोजन, दो कर्म है। अर्जुन दिशांक को गृह कार्य समझाता है, तो अर्जुन एक है गृह कार्य और दूसरा दिशांक को, यहाँ पर दो कर्म होने के कारण से यह द्विकर्मक क्रिया है। इन दोनों वाक्यों में दोनों कर्म कारक के शब्द हैं और दोनों कर्म के शब्द हैं। द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, एक कर्म प्राणीवाचक यानी चेतन यानी जीवित चीज होता है और दूसरा कर्म अप्राणीवाचक यानी जड़ यानी निर्जीव चीज होता है। प्राणीवाचक कर्म को गौण कर्म कहते हैं और अप्राणीवाचक को मुख्य कर्म कहते हैं। गौण कार्य क्रिया से दूर और कर्ता के पास में रहता है, तो कर्ता के पास में जो गौण कार्य रहता है यानी कि चेतन जो जीवित प्राणी का शब्द होता है वह कर्ता के निकट होता है, और जो निर्जीव जो होता है यानी कि जैसे तो वह कर्म क्रिया के निकट होता है। जैसे यहाँ पर भोजन खिलाता है के निकट में है और पिताजी शब्द जो है वह कर्ता अजय के निकट में है। वैसे ही दिशांक अर्जुन के निकट में लिखा गया है और गृह कार्य समझाता है कि निकट में लिखा गया है। उसी प्रकार से इसमें कर्ता के साथ और कारक चिन्ह सहित आते हैं। कर्म के शब्द एक में कारक चिन्ह के बिना, जैसे भोजन के बाद में को नहीं है, हाँ, तो लेकिन यह पिताजी के साथ में कर्म का चिन्ह है लगा हुआ, यहाँ पर भी दिशांक के साथ को का चिन्ह लगा है, तो वैसे ही यह विभक्ति चिन्ह के साथ में आता है। वह पहला कर्म विभक्ति चिन्ह के साथ आता है, दूसरा कर्म बिना विभक्ति के आता है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया में यह दो धातुओं के योग से बनती है, लेकिन मुख्य अर्थ पहली क्रिया के द्वारा ही बताया जाता है। जैसे आयुष रोज टहलने जाया करता है, सौरी दादी की सेवा किया करती थी, लता भोजन खाती जा रही है। इन दोनों वाक्यों में टहलने जाया करता है, सेवा किया करती थी, खाती जा रही है क्रियाएं हैं, परंतु मुख्य क्रियाएं टहलना, करना और खाना है। बाकी क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायक हैं। नाम धातु क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्द में प्रत्यय लगाकर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बतियाना, बतियाती है, थरथराता है, डरना, हाँ, तो कांपना को थरथराना कहा गया है। तो हरि थरथरा रहा है, पापा के डर से हरि थरथराता है। तो वह थर जो शब्द है वह इसमें बात यह सब संज्ञा के शब्द में आते हैं।
जरना विशेषण, थरथराना विशेषण में थरथराहट, थरथराहट से विशेषण है, और बात से बतियाना है, यह भी उसमें आता है, संज्ञा में आता है या विशेषण में आता है थरथराना। तो इस प्रकार से यह नाम धातु की क्रियाएं हैं। जैसे बतियाती और थरथराता नाम धातु क्रियाएं हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणात्मक शब्दों से नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार बनती हैं। जैसे शर्म से शर्माना, टक्कर से टकराना, लालच से ललचाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, फिल्म से फिल्माना, लात से लतियाना, अपना से अपनाना, गरम से गरमाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, चिकना से चिकनाना, विशेषण है गरम, लंगड़ा, चिकना, साठ, तोतला आदि ये सब विशेषण के शब्द हैं। इसमें शर्म, टक्कर, लालच, हाथ, बात, झूठ, फिल्म, लात, अपना सर्वनाम है, अपना से अपनाना होता है। फिर वैसे चिकना से चिकनाना, साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना, यह नाम धातु क्रिया है। खट खट अनुकरण वाची, एक ही शब्द वह दो बार जो है वह द्विरुक्ति की जाती है। जैसे भिन्न भिन्न, फड़फड़, थरथर, यह सब अनुकरण वाची में आता है। तो इससे खटखट से खटखटाना, भिन्न भिन्न से भिन्न भिन्नाना, फड़फड़ से फड़फड़ाना और थरथर से थरथराना, यह अनुकरण वाची, यानी एक ही शब्द दो बार जो है वह द्विरुक्ति किया जाता है, उसका वह अनुकरण वाची कहलाता है। प्रेरणार्थक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे से उन्हें कराने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं। जैसे कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, दूसरे से करवाता है। बहन भाई से नौका चलवाती है, तो भाई नौका चला रहा, अपने बहन नहीं नौका चलाती है, दूसरे से चलवा रही है, तो वह नौका चलवाती है। पिताजी सहयोगी से उपहार भिजवाते हैं, तो स्वयं नहीं लाके वह दूसरे से भिजवाते हैं। यहाँ पर चलवाती और भिजवाते, यह दोनों प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें बहन भाई और पिता सहयोगी से कार्य करवा रहे हैं, इसलिए यह दोनों प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होता है। जैसे लता श्रोताओं को गीत सुनाती है, यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित है। माँ बच्चों को भोजन खिलाती है, वह स्वयं उस कार्य में शामिल है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, वह दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे माँ ड्राइवर से गाड़ी चलवाती हैं, बुआ ने हलवाई से लड्डू बनवाए। इसमें कर्ता इन दोनों में माँ तथा बुआ उस क्रिया को करने में शामिल नहीं है, वह दूसरे से कार्य करवा रहे, इसलिए यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कही जाएगी। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं की सूची। जैसे सोना क्रिया है, प्रथम प्रेरणार्थक में सुलाना और दूसरे में होगा तो सुलवाना। पढ़ना का प्रथम प्रेरणार्थक पढ़ना और पढ़वाना। उड़ना का उड़ाना उड़वाना। बनना का बनाना बनवाना। करना का कराना करवाना। पीना का पिलाना पिलवाना। बोलना का बुलाना बुलवाना। धोना का धुलाना धुलवाना। घूमना से घुमाना घुमवाना। इसके बाद पूर्वकालिक क्रियाएं। जिस वाक्य में दो क्रियाएं हो और मुख्य क्रिया तथा अंतिम क्रिया के पहले, मुख्य क्रिया या अंतिम क्रिया के पहले आने वाली क्रिया के समाप्त आने वाली क्रिया और समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया करते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर वाक्य में दो क्रियाएं हो और एक क्रिया को करने के तुरंत पश्चात दूसरी क्रिया की जाए, तो पहली क्रिया के समाप्त होते ही दूसरी क्रिया जब की जाती है तो दूसरी क्रिया मुख्य क्रिया होती है और पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कही जाती है।
इन क्रियाओं का रचना धातु में कर अथवा करके इसमें लगाने से होती है, या पूर्वकालिक क्रिया में ज़्यादातर अंत में के शब्द या कर लगता है। जैसे पीना में पीकर लग जाएगा या पीके। देखना में देखकर, पढ़ना में पढ़कर, लिखना में लिखकर, दौड़ना में दौड़कर। जैसे कहें दौड़कर आता है, पढ़कर जाता है। और तो इस अनुसार से जैसे डॉली दूध पीकर पढ़ेगी, तो यहाँ पर पहली क्रिया है पीना और दूसरा क्रिया है पढ़ना है, तो पहली क्रिया में कर लगा हुआ है। वैसे दोनों कुत्ते को देखकर डर गईं, तो पहला क्रिया देखना और दूसरा क्रिया डरना, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कही जा रही है, जिसमें पहली क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया हो रही है। इन दोनों में मुख्य क्रियाएं हैं पढ़ना और डरना, और पीकर तथा देखकर यह मुख्य क्रियाओं के पहले संपन्न हुई हैं, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रियाएं कही जाती हैं। अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार से क्रिया अध्याय को पढ़ें और उसमें दिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर को हल करें। धन्यवाद।